तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही नाजुक संतुलन के बारे में। एक तरफ है पुलिस की गिरफ्तारी की ताकत और दूसरी तरफ है हर इंसान की अपनी आज़ादी, उसकी स्वतंत्रता का अधिकार। ये वो बैलेंस है जिस पर कोई भी लोकतंत्र टिका होता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार कब मिलना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे उस कानूनी और नैतिक दुविधा के दिल में ले जाता है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और देखें 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा था। ये शब्द देखिए, घृणित है। ये सिर्फ एक कानूनी राय नहीं थी, ये एक बहुत सख्त फटकार थी। इस एक लाइन से ही पता चल जाता है कि कोर्ट इस मसले को लेकर कितना गंभीर था। तो चलिए इस मामले की जड़ तक चलते हैं, समझते हैं कि कैसे एक कानून जिसे लोगों की हिफाजत के लिए एक ढाल की तरह बनाया गया था, उसका इस्तेमाल एक हथियार की तरह होने लगा था। तो ये पूरा मामला जिस कानून के इर्द गिर्द घूमता है वो है आईपीसी की धारा 498A। देखिए, इसका मकसद बहुत नेक था, महिलाओं को दहेज के लिए होने वाले उत्पीड़न और क्रूरता से एक कानूनी सुरक्षा देना। पर हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये कानून एक सुरक्षा कवच के बजाय बदला लेने का एक आसान हथियार बन गया था। इसका गलत इस्तेमाल पतियों और यहां तक कि उनके दूर दराज के रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए किया जा रहा था। अब जरा समस्या की असल गहराई को समझते हैं। कुछ आंकड़े देखते हैं और ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। इन्होंने ही पुलिस की गिरफ्तारी की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी को उजागर किया था। ये नंबर देखिए, 1,97,762। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अकेले 2012 में सिर्फ एक साल में करीब करीब 2 लाख लोगों को इस एक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। और इसमें सिर्फ पति ही नहीं थे, उनके बूढ़े माँ बाप, दादा दादी और वो बहनें भी थीं जो शायद सालों से विदेश में रह रही थीं। और ये चार्ट तो पूरी कहानी ही बयां कर देता है। एक तरफ देखिए, चार्जशीट रेट 93.6%, मतलब पुलिस ने लगभग हर मामले में चार्जशीट फाइल कर दी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, सजा कितने लोगों को हुई? सिर्फ 15%। ये इतना बड़ा गैप ये साफ साफ चीख कर कह रहा था कि बड़े पैमाने पर ऐसी गिरफ्तारियां हो रही थीं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। और इन आंकड़ों के पीछे जो इंसानी कीमत चुकानी पड़ रही थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने इन शब्दों में बयां किया। कोर्ट ने याद दिलाया कि गिरफ्तारी कोई मामूली बात नहीं है। ये किसी भी इंसान की इज्जत और आज़ादी पर जिंदगी भर के लिए एक गहरा जख्म छोड़ जाती है। तो जब हालात इतने बिगड़ चुके थे तो इसका हल क्या निकला? यहीं पे एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की, जिसे हम अरनेश कुमार जजमेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ कोर्ट ने एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात कही। उन्होंने कहा, देखो भाई, पुलिस के पास गिरफ्तार करने की पावर है, ये एक बात है, लेकिन उस पावर को इस्तेमाल करने का सही कारण, एक जस्टिफिकेशन होना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। पावर होना और पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो कोर्ट ने इस समस्या को सुलझाने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया? उन्होंने कोई नया कानून नहीं बनाया, बल्कि एक पहले से मौजूद कानून पर जोर दिया, और वो था सीआरपीसी का सेक्शन 41। ये सेक्शन पहले से ही बताता है कि जहां सजा 7 साल से कम है, वहां गिरफ्तारी के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। तो चलिए अब सीधे उन गाइडलाइंस पर आते हैं जिन्हें आज हम अरनेश कुमार गाइडलाइंस के नाम से जानते हैं। ये वो नियम हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने मनमानी गिरफ्तारियों को रोकने के लिए बनाए। कोर्ट ने पुलिस के लिए एक तरह से एक चेकलिस्ट ही बना दी। अब किसी को भी अरेस्ट करने से पहले पुलिस अफसर को ये सवाल खुद से पूछने होंगे, और सबसे बड़ी बात, सिर्फ सोचना नहीं है, इन वजहों को लिखना होगा, डायरी में दर्ज करना होगा। अब ये नहीं चलेगा कि मुझे लगा इसलिए गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कोर्ट यहीं नहीं रुका। उन्होंने एक और सेफ्टी नेट लगाया, और वो थे मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट का काम सिर्फ रबर स्टैंप लगाना नहीं रहा, उन्हें भी पुलिस की लिखी वजहों को जांचना होगा और ये रिकॉर्ड करना होगा कि हाँ, वो भी इस बात से सहमत हैं कि गिरफ्तारी जरूरी थी। वो पुलिस की पावर पर एक जरूरी ब्रेक का काम करेंगे। और यही बात इस जजमेंट को इतना जबरदस्त बनाती है। ये नियम सिर्फ 498A के केस के लिए नहीं है, नहीं, ये उन सभी मामलों पर लागू होते हैं जहां सजा 7 साल या उससे कम है। मतलब इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। इसने पुलिस की जवाबदेही को एक झटके में कई गुना बढ़ा दिया। अच्छा, तो गाइडलाइंस तो आ गई, पर सवाल यह है कि क्या इनका जमीन पर कोई असर हुआ या ये सिर्फ किताबों की बातें बनकर रह गई? चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये 2023 का आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का एक सर्कुलर है,
ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये गाइडलाइंस आज भी कितनी जरूरी हैं। हाईकोर्ट्स लगातार पुलिस और निचली अदालतों को याद दिला रहे हैं कि इनका पालन करना ही होगा। तो एक सवाल मन में आता है कि अगर कोई पुलिस वाला इन नियमों को ना माने तो क्या होगा? क्या कोई सजा है? चलिए एक असली केस देखते हैं। इसका जवाब हमें 2022 के दिल्ली के एक केस में मिला। देखिए हुआ क्या। एक पुलिस अफसर ने गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। उसे 11 दिन जेल में रखा। मामला जब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। उस पुलिस वाले को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया गया और उसे 1 दिन की जेल की सजा सुनाई गई। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। और उस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा वो फिर से इस बात पर जोर देता है कि एक गलत गिरफ्तारी का दर्द क्या होता है। कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी सफाई या दलील उस बेइज्जती और अपमान की भरपाई नहीं कर सकती जो एक इंसान को झेलनी पड़ती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? 4 मोटी मोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी शक्ति है, कोई रोजमर्रा का काम नहीं। दूसरी, अब पुलिस को लिखकर बताना होगा कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। तीसरी, मजिस्ट्रेट एक जरूरी चेक पॉइंट है। और चौथी, इन नियमों का तोड़ने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं कि कोई भी कानून ऐसा कैसे बने जो कमजोर की रक्षा तो करे लेकिन किसी को परेशान करने का हथियार ना बन जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो अरनेश कुमार मामले की आत्मा है और एक बेहतर समाज बनाने के लिए हम सबको इस पर सोचना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।